Hello students, in this video of class 12th Business Studies, we will discuss under Principles of Management, the principle subordination of individual interest to general interest, remuneration of persons, centralization and decentralization. तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. According to this principle, the interest of organization must supersede the interest of individuals or employees. Interest का मतलब हित, जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जो हम काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो हम काम करते हैं, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक पर्सन का इंडिविजुअल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल फ़ायदा या एम्प्लॉय का इंडिविजुअल फ़ायदा. एम्प्लॉय को अपने इंडिविजुअल फ़ायदे से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा रखना है. इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है. इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, then there is no problem. But if the objective of both the groups are in different directions, then manager must try to reconcile individual interest with organizational goal, and if it is not possible, then individual goal must be sacrificed for achieving organizational goals. तो हमें क्या पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी होता है और एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका भी गोल होता है. अगर जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम डायरेक्शन में है ऑर्गेनाइजेशन के, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब आती है? जब दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है. जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव अलग है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग है. तो मैनेजर का काम क्या है? इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को मिलाकर साथ में चलाना. रिकनसाइल करना मतलब मिलाकर साथ में चलाना. ठीक है, इस तरह से काम करना कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाए. और अगर हम रिकनसाइल नहीं कर पाए, मिलाकर नहीं चला पाए, तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वही इम्पॉर्टेंट होता है. जो इंडिविजुअल गोल है हमें उसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. ये कहता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. मतलब खुद का पर्सनल फायदा नहीं देखना, लेकिन जनरली पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना. ठीक है. मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट हिज पर्सनल इंटरेस्ट. अब मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजंस ले, मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजंस ले उसमें उसको प्रायोरिटी किसकी रखनी है? प्रायोरिटी मतलब हम फर्स्ट इंपॉर्टेंस किसे देते हैं? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन को देनी है, फिर खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को देनी है. अ मैनेजर कैन इंश्योर दिस बाय हिज एग्जाम्पलरी बिहेवियर बाय नॉट मिसयूजिंग हिज अथॉरिटी फॉर पर्सनल फेवर्स. मतलब मैनेजर इसका एग्जाम्पल कैसे शो कर सकता है कि वो अपनी पावर को, जो भी उसके अथॉरिटी और पावर है, उसका गलत यूज़ न करे खुद के पर्सनल फेवर के लिए. उसे मेन तो पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, फिर अपने खुद के पर्सनल एडवांटेज के लिए काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल्स अ मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइसेस एंड क्वालिटीज ऑफ ऑल द सप्लायर एंड गिव ऑर्डर टू द बेस्ट रादर दैन गिविंग ऑर्डर टू हिज ओन रिलेटिव बाय मिसयूजिंग हिज पावर. तो अगर मैनेजर को रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर देना है तो उसे रॉ मटेरियल की प्राइस को कंपेयर करना चाहिए अलग अलग सप्लायर से, बजाय कि वो अपने रिलेटिव को ही उस रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे दें. उसे अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल. पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इस प्रिंसिपल के? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. हम इस प्रिंसिपल के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर पाते हैं. फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एक तालमेल, एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है किसके बीच में? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉल्यूशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. अगर हमने ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो करा तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे. ठीक है. और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या होंगे? लॉन्ग रन में सफ़र करेंगे. ओके. अब इसमें क्या है? कीवर्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट.
ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। While taking decisions, manager must give priority to the benefits of the organization and not personal benefit. डिसीजन लेके मैनेजर को किसको प्रायोरिटी देनी है? बेनिफिट में ऑर्गेनाइजेशन को, केवल खुद का फायदा नहीं देखना है। ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, नॉट बाय सैक्रिफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमें पर्सनल गोल को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के साथ हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। Managers should not take unfair decisions by taking bribes or by giving benefits to the relatives, but decisions must be for benefit of the organization. जो मैनेजर्स हैं वो गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं, रिश्वत नहीं ले सकते हैं, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो गलत डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। उन्हें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना है। Employees must sacrifice their leaves or attending family functions if the organization need presence of employees. एम्प्लॉय को अपनी फैमिली फंक्शंस वो सब भी क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर टाइम पर मैनेजर की या एम्प्लॉय की ज़रूरत हो तो। ओके, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है, उसमें वो क्या बोल रहा है? मिस्टर मल्होत्रा, फाइनेंस मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड, अप्लाइड फॉर लीव टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन। उसने अप्लाई करा है लीव के लिए, छुट्टी के लिए, फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल हिज लीव। कंपनी ने क्या डायरेक्ट करा? अपनी लीव को कैंसिल करो, एज देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल ऑन दैट डेट, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है उस डेट पर। मिस्टर मल्होत्रा इमीडिएटली एग्रीड, मिस्टर मल्होत्रा ने इमीडिएटली हाँ कर दिया। एंड कैंसल्ड हिज ट्रिप, उसकी ट्रिप को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। एज ही थॉट अटेंडिंग मीटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनीज बेनिफिट, क्योंकि उसके हिसाब से मीटिंग अटेंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी कंपनी के बेनिफिट के लिए। विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज अप्लाइड बाय मिस्टर मल्होत्रा। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट। उसने अपना फैमिली फंक्शन को सैक्रिफाइस करा है, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट। हम उस प्रिंसिपल का नाम लिख देंगे, फिर उस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर देंगे, उसके 2 पॉजिटिव इफेक्ट्स और 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? जो भी सैलरी मिलती है एक पर्सन को। ओके, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली टू गिव द मैक्सिमम बेनिफिट। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन्हें पर्याप्त या एडिक्वेट अमाउंट पे होना चाहिए, जिसमें उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टता हो। द एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड फेयर वेजेस, उन्हें सही वेजेस मिलने चाहिए, सैलरीज मिलने चाहिए, विच वुड गिव एटलीस्ट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उन्हें एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो प्रोवाइड करे। At the same time, it should be within the paying capacity of the company, और जो सैलरी या वेजेस पे किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को वो उनकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर भी होना चाहिए। द फेयर वेज इज़ डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। फेयर वेज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? सही वेजेस भी मिलने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी में भी होने चाहिए। अब फेयर वेजेस किस पर डिपेंड करते हैं? फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न की कैपेसिटी कितनी है पैसा देने की। बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, किस चीज़ को ध्यान में रख के कितना गवर्नमेंट ने फिक्स करा है मिनिमम वेज। द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो कितने वेजेस और सैलरीज पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, if in a particular year the organization has earned more profit, then apart from giving extra profit to shareholders and owners, some part of the profit must be given to employees also in form of bonus. अब किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा है तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स और ओनर्स के बीच में तो बंटता ही है, और साथ में एम्प्लॉयज़ को भी बोनस मिलना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करा है। जब एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के कारण, तो वो उसे क्या करेगा? इनकरेज होगा, मोटिवेट होगा, जिससे वो अपने ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन करेगा और उससे क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिट और इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इस प्रिंसिपल के? एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हो जाते हैं, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव्स, वो और डिवोटेड होके और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं,
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया गया तो? इंक्रीज इन टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज़, टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाते हैं। अगर हमने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाएंगे। डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ है वो काम करेंगे तो डिससेटिस्फाइड होकर और डीमोटिवेटेड होकर काम करेंगे। नेक्स्ट है कीवर्ड्स रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स में क्या है? पे फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी, एकदम सही, एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी मिले। पे फेयर वेजेस सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सही वेजेस पे करो जिससे एम्प्लॉय क्या मेंटेन कर सके, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। विथ इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज एम्प्लॉयज सैलरीज एंड वेजेस ऑल्सो। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर हो रही है, संपन्न बन रही है, तो एम्प्लॉय की सैलरी और वेजेस को भी बढ़ाओ। शेयरिंग ऑफ गेन्स विद द एम्प्लॉयज़, हमें जो मुनाफा हो रहा है वो हम एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर करें। मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। पे एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से। एम्प्लॉयज़ आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर हैप्पीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज़ केवल खुशी के लिए काम नहीं कर रहे लेकिन वो रेम्यूनरेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। मिस्टर राम स्टार्ट अ बिजनेस विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। ओके, ही हायर्ड लेबर and them very less wages over the time. With broad vision of Ram and hard work of his employees, the business started earning very good revenue. But with increase in earning capacity of the company also, Ram did not increase the wages and salary of his employees. They were not able to maintain a reasonable standard of living. Identify the principle of management overlooked by Mr. Ram. मतलब मिस्टर राम ने कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया? तो यहाँ पर कौन सा है? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। हमने अभी पढ़ा था, अगर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, उसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो हमारी ड्यूटी है कि वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है हम बोनस के फॉर्म में किससे शेयर करें? हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर करें। और हमें एम्प्लॉयज़ को ऐसा वेजेस या सैलरी देना जिससे उनका ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो? बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। अब नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। टॉप लेवल पर कुछ ही लोगों के पास सारी पावर है, उसे हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर। अकॉर्डिंग टू फेयल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज। कोई भी कंपनी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज नहीं होती है, लेकिन इन दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। ओके, इन दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो किस पर डिपेंड करता है? नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज रह सकती है कौन सी टेक्निक से? सेंट्रलाइज टेक्निक से। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, इफ एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट देन दे कैन बी एंट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन। अगर एम्प्लॉय क्या एफिशिएंट तरीके से काम करे, कम कॉस्ट में बेहतर काम कर रहे हैं और कॉम्पिटेंट है, मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी है, तो हम उन पर विश्वास कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ ही पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, कम है नंबर में, तो वहाँ पर क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन लागू नहीं हो पाता। फेयल एडवाइज नॉट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, और इन दोनों को क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर्स टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड ग्रांट्स टू देम बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ गवर्नर्स। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशनल नेशनल लेवल। नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट। फर्स्ट, बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की। दूसरा, जल्दी हम डिसीजन ले पाते हैं ऑपरेशन लेवल पर, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख पाते हैं टॉप लेवल पर, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है टॉप लेवल का पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फिर नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज और वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर पूरा सेंट्रलाइजेशन होगा तो डिसीजन बहुत धीरे धीरे लेंगे, अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो हम पावर का गलत यूज़ करने लग जाएंगे।
अब यहाँ डिफरेंस दे रखा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अथॉरिटी इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट, अथॉरिटी ऑफ डिफरेंट लेवल्स। टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स मैक्सिमम अथॉरिटी। द अथॉरिटी विल with middle and the lower management is very low. The authority systematically divided at every level. Decentralization में keywords क्या हैं इसके? Combination of centralization and decentralization. Key decisions should be taken by top management and routine decisions can be taken by the managers working at middle and lower level. जो important decisions होते हैं, key decisions होते हैं, वो कौन लेता है? Top management. और जो डेली के डिसीजंस होते हैं, रूटीन डिसीजंस होते हैं, वो कौन लेता है? वो मैनेजर्स वर्किंग एट मिडिल एंड लोअर लेवल। ABC Limited permits their sales to give discount of 10% per annum as per its discount discretion and credit to their regular customers. But if the salesman wants to give more than 10% discount for special order, they have to take permission from top level. This is related to the principle of management. मतलब ABC लिमिटेड परमिट करता है सेल्स और 10% का डिस्काउंट दे देता है उसकी खुद की सोच समझ के, ठीक है, और क्रेडिट भी दे देता है, उधार पे दे देता है रेगुलर कस्टमर को। लेकिन अगर सेल्स या फिर मैन चाहते हैं कि उनको डिस्काउंट मिले फॉर स्पेशल ऑर्डर, देन दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम टॉप लेवल। टॉप लेवल से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। I hope that through this video you have understood the three principles of management: centralization, decentralization, or remuneration of persons, or subordination of individual interest to general interest. Thank you.